नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शोरान का सरल मनोविज्ञान का यह वीडियो क्रमांक 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता की परीक्षा जो अक्टूबर 2022 में हुई थी, अलग अलग विषयों में जो सवाल पूछे गए मनोविज्ञान से संबंधित यूनिट 1 से, उनको हमने देखा है। आज हम कक्षा 3 में यूनिट 1 से संबंधित ही सवालों को देखेंगे। यूनिट 1 जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य से संबंधित है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है किशोर अधिगमकर्ता का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, उससे संबंधित है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसके निहितार्थ। आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत, जिसमें व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत हैं और उसका शिक्षण अधिगम में निहितार्थ। आपका जो चौथा टॉपिक है स्कूल व्याख्याता के मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में वो है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, समायोजन और समायोजन की युक्तियां। पांचवा जो टॉपिक है वो है संवेगात्मक बुद्धि और शिक्षण अधिगम में इसका निहितार्थ। प्रमुख रूप से 5 टॉपिक में आपका यूनिट 1 वर्गीकृत है स्कूल व्याख्याता के मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में। इस यूनिट 1 से संबंधित ही सवालों को हम देख रहे हैं। यदि आप ईओ आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अमृत जो मिशन है इससे संबंधित वीडियो संपूर्ण तथ्यों के साथ कल अपलोड हो गया था। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी, महत्वपूर्ण बात है कि निम्न में से कौन सी डेविड आशुबेल द्वारा प्रदत्त, देखिए शब्द है यहां, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब डेविड आशुबेल ने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया और उसके अंतर्गत अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। सवाल यह पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? जीन पियाजे। और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके प्रणेता कौन है? डेविड आशुबेल। इन्होंने अधिगम सिद्धांत के कुछ प्रकार बताए हैं, जिसमें रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना ये शामिल है। जबकि अवलोकनात्मक अधिगम जो है ये डेविड आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? इसका मतलब है इसमें से 3 सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, एक सिद्धांत संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम के यूनिट 1 का तीसरा टॉपिक यही है, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत और शिक्षण अधिगम में इसका निहितार्थ। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम का जो मूल पॉइंट है उसको बेस बनाकर सवाल पूछा गया है। तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है थॉर्नडाइक, और जो बाकी अधिगम सिद्धांत हैं वो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फिलहाल हम पुराने प्रश्न पत्रों को आधार बनाकर पाठ्यक्रम को देखते हुए सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 12-15 वीडियो इस प्रकार से होंगे। उसके बाद हम मनोविज्ञान के उन टॉपिक को आपके लेकर आएंगे जो, अब जैसे कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में यहां तो केवल एक नाम ही दिया है, कौन कौन से अधिगम सिद्धांत आते हैं, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, और निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत में कौन कौन से अधिगम सिद्धांत शामिल होते हैं। इस प्रकार की कक्षाएं भी आपको मिलेंगी। अभी हम केवल बेस बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं। कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? पूछा है कि किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। 4 विकल्प हैं। सबसे पहले वीर पूजा की भावना। यहां आप देखिए, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। किशोरावस्था के दौरान एक किशोर अर्थात एडोलसेंस जो होता है वो किसी को आइडियल मानता है और उसकी पूजा,
उसकी वर्शिप करना शुरू करता है, अर्थात किशोरावस्था में अपने आदर्श की पूजा करने की जो प्रवृत्ति है वो किशोर में पाई जाती है। व्यवसाय की चिंता, किशोरावस्था कहते हैं ना बड़े तूफान की झंझावत की अवस्था है, इसमें व्यवसाय की चिंता तो होती है, पहचान का संकट भी एक किशोर के लिए होता है। वो यह सोचता है कि मुझे किस फील्ड में जाकर जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहिए। कल संडे है अर्थात रविवार है, तो जयपुर में मैं एक सेमिनार में शामिल रहूंगा जिसकी थीम है कैरियर गाइडेंस का मनोविज्ञान और निहितार्थ। संभव हुआ तो आपके लिए कुछ उपयोगी सामग्री वहां से भी लाई जाएगी। तीसरा है विरोधी मानसिक दशाएं, कि एक साथ कहते हैं ना कॉन्ट्रोडिक्टरी मूड होता है, विरोधी मानसिक दशाएं। इस प्रकार का सवाल पहले भी आया है कि किशोर में मूड जो है वो तेजी से स्विंग होता है, अप डाउन होता है, यू टर्न हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति भी किशोर में पाई जाती है। जबकि संचयी की प्रवृत्ति अर्थात कुछ इकट्ठा कर लेना, धन इकट्ठा कर लेना, इस प्रकार की प्रवृत्ति किशोरावस्था के दौरान देखने को नहीं मिलती है। पुराने प्रश्न पत्रों को हम इतना गहराई से इसलिए समझ रहे हैं कि आप आरपीएससी के सवालों को पूछे जाने के पैटर्न की थीम को समझ पाओ, जिससे कि किसी भी पाठ्यक्रम के बिंदु को, टॉपिक को तैयार करना आपके लिए आसान हो और वैज्ञानिक हो। संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। मानकीकृत का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज अर्थात मानक परीक्षण कौन सा नहीं है। पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है संवेगात्मक बुद्धि और इसके शिक्षण अधिगम में निहितार्थ अर्थात जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो इमोशनल क्वोशंट है, वो किस प्रकार से शिक्षण टीचिंग में और अधिगम अर्थात लर्निंग में सहायक है, किस किस प्रकार से वो उपयोगी है। अब यहां संवेगात्मक बुद्धि के मापने के मानकीकृत अर्थात जो मानक स्टैंडर्ड परीक्षण है उनको दिया है। एक परीक्षण इसमें नहीं है। मेयर सांवेगिक बुद्धि मापनी है, मेयर सेलोवी कारुसो सांवेगिक बुद्धि परीक्षण है, बार ऑन सांवेगिक लब्धि अनुसूची है, लेकिन जो थ्रस्टन का सांवेगिक बुद्धि मापनी है वह संवेगात्मक बुद्धि को मापने का मानकीकृत परीक्षण नहीं है। कौन सा कारक जो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अब इसमें आप देखेंगे कि अवधान, धारण और उत्पादन प्रक्रियाएं ये तो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित करते हैं, जबकि इशारा जो इंडिकेशन है वह अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। पाठ्यक्रम का पहला पॉइंट ही है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्य एवं क्षेत्र। अब यहां पूछा है कि उसकी प्रकृति अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर प्रकृति नहीं है। यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। सही है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एजुकेशनल इन्वायरमेंट के संदर्भ में एक अधिगमकर्ता जो लर्नर है जैसे आप हैं उसके व्यवहार का, बिहेव का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जब एक अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाले के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो वो संकुचित दृष्टिकोण या अवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे समझा जाता है। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। तो ये नहीं है साहब,
फिलॉसफी का कोई संबंध नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में जो नैतिकता है, दर्शन है, इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये आंसर होगा। यह अधिकतर पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या क्यों हो रहा है से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता इसी रूप में ही है कि वो अधिगमकर्ता का जो व्यवहार है, उसमें जो परिवर्तन है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और वो जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका अध्ययन करता है। आप भी अधिगमकर्ता हैं। आपने अभी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या रीट की परीक्षा दी, तो यहां यदि शिक्षा मनोविज्ञान आपके व्यवहार का अध्ययन करेगा तो ये समझने की कोशिश करेगा कि परीक्षा के बाद आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उस संदर्भ में अपनी भूमिका निभाएगा। आप अब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको अपने खुद के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ समय बाद आप शिक्षक बनेंगे, और आप अधिगमकर्ता तो हैं ही। मनुष्य तो जीवन भर ही सीखता है। तो शिक्षक बनकर एक अधिगमकर्ता के रूप में आप खुद का मूल्यांकन करिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं और जिस वजह से कर रहे हैं क्या वो आपके लिए लाभदायक है। ये आपको एक शिक्षक बनकर खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान हमें इतनी अद्भुत परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। संवेग जो हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं। अब यहां पूछा है कि नकारात्मक संवेग का प्रकार है भय, फियर। परीक्षा के कुछ परिणाम आ गए हैं, कुछ परिणाम आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के भी, सेकंड ग्रेड के भी और रीट के भी। आपको यदि डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपके अंदर नकारात्मक संवेग का संचार हो रहा है। हाँ, कुछ हद तक भय होना जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो यदि सांप को देखता है तो उसे उस सांप से डरना जरूरी है, नहीं तो वो उस सांप के साथ खेलने की कोशिश करेगा और सांप उसको काट सकता है। तो एक स्तर तक तो भय ठीक है, लेकिन वैसे संवेग ये नकारात्मक है, ये समझिए, लेकिन भय नकारात्मक संवेग होने के कारण उस भय की अधिकता आपके परफॉर्मेंस को, आपके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुत सारे विद्यार्थियों की इस प्रकार के मनस्थिति होगी कि वो तैयारी करने के दौरान डरे डरे से रहते हैं। इसका मतलब है आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने बैठे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं सफलता को लेकर। फेलियर ऑफ फियर, पिछली कक्षा में बात की थी मैंने कि सफलता का डर है। आपको हर पल, हर दिन ये डर सताता है कि यार मैं कहीं फेल तो नहीं जाऊं, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। यदि आपका यह डर आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है, यूज स्ट्रेस के रूप में आपके पास होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर जो है, असफलता का जो है डर, वो यदि आपके अंदर है तो आप तनाव, स्ट्रेस में चले जाएंगे और तब आपके लिए नुकसानदेह स्थितियां होंगी। बाकी ये तीनों सकारात्मक संवेग हैं। परिपक्व नैतिकता, अब यहां देखिए, मैच्योर मोरलिटी की विशेषता नहीं है। इसका मतलब है 3 विकल्पों में परिपक्व नैतिकता की विशेषता दी गई है, जबकि एक विकल्प ऐसा है जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये जो कथन बताया गया है वह परिपक्व नैतिकता से साम्य नहीं रखता। अब देखते हैं। स्वयं तथा अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना बहुत अच्छा है। संप्रेषण कौशल का भी ये महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है, और मधुर संबंध हो उसके लिए भी जरूरी है कि आप खुद के और अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देवें। स्थिति संबंधी तथ्यों और उनके परिणामों पर ध्यान देना, जो भी सिचुएशन है
उसमें क्या फैक्ट्स हैं, किस प्रकार की सिचुएशन है और किस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, उस पर ध्यान देना, यह भी परिपक्व नैतिकता की विशेषता है। चौथा, नैतिक सिद्धांतों के निर्माण और उसके संशोधन की योग्यता। बहुत हायर लेवल की बात की गई है कि जो नैतिक सिद्धांत हैं उनको आप डेवलप कर पाओ, जो मॉरल सिद्धांत हैं, थीरीज हैं, उनको आप एक्स्टेब्लिश्ड कर पाओ और संशोधन भी कर पाओ। उनमें यदि कोई संशोधन की जरूरत है, संशोधन अपेक्षित है, तो आप नैतिक सिद्धांतों में संशोधन भी कर पाओ। यह भी परिपक्व नैतिकता की एक विशेषता है। जबकि प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन यह परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। बहुत शानदार सवाल पूछा गया है। किसने कहा? सीधी सी परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सही जवाब है स्किनर। और ये रिपीट सवाल है, इससे पहले भी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में यह पूछा गया है। एक रविवार को जो है हमारी सारथी क्लास संख्या 2 जो है वो अपलोड होगी। इससे पहले कक्षा 1 अपलोड हो चुकी है। संडे को अपलोड होने वाली शाम को 5 बजे ये क्लास अपलोड होगी। इसका मूल जो विषय है वो है पाठ्यक्रम आपकी सफलता का कंपास। आपने देखा होगा सवालों की व्याख्या के दौरान मैं बीच बीच में पाठ्यक्रम के बिंदुओं का उल्लेख करता हूं, क्योंकि जब तक आप पाठ्यक्रम और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के बीच में एक संबंध स्थापित नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके लिए पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र एक निर्जीव सवालों की तरह होंगे, नीरस सवालों की तरह होंगे, जहां केवल आप रटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। यदि आप पाठ्यक्रम को एक तरफ रखते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उन दोनों के सामने आमने सामने रखते हैं, उनसे संबंध उनका स्थापित करते हैं, पाठ्यक्रम और PYQ के बीच में यदि मित्रता आप स्थापित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो मित्रता आपको अपने पाठ्यक्रम को गहराई से समझने में और परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में सहायक होगी। ये क्लास संडे को अपलोड होगी शाम को 5 बजे। अब ये सवाल बहुत शानदार सवाल मुझे लगा और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सवाल नया था। आप यदि देखते हैं स्कूल व्याख्याता जो स्कूल लेक्चरर है, उस स्कूल लेक्चरर में आप देखेंगे कि मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स भी है। ये सवाल बेसिकली यदि आपने रीजनिंग के माध्यम से इस सवाल को देखते हो तो ये सवाल आप हल कर लेते हो। थोड़ा सा धैर्य के साथ समझिएगा। आप यदि कुछ भी नहीं जानते निर्मितवाद के बारे में, न निर्मितवाद के प्रकार जानते हैं, फिर भी आप इस सवाल को सही कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी रीजनिंग आप लगाएं। देखिए, पूछा है कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। इसका मतलब है पेयर दिए हैं, जोड़े दिए गए हैं आपको, और कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि किस किस विकल्प में समान है। देखो, संज्ञानात्मक निर्मितवाद इसमें है और संज्ञानात्मक निर्मितवाद इसमें है। सामाजिक निर्मितवाद इसमें है, सामाजिक निर्मितवाद इसमें है। उसके बाद में और कौन सा मैच हो रहा है? रेडिकल हो रहा है। हाँ, रेडिकल निर्मितवाद इसमें है। मैंने अलग अलग चिन्ह लगाए हैं जिससे कि आप समझ पाएं। रेडिकल निर्मितवाद इसमें है। भावात्मक निर्मितवाद और मनोक्रियात्मक निर्मितवाद किसी भी विकल्प में नहीं है। यदि आप अब समझिए रीजनिंग और लॉजिक कैसे इस सवाल को हल करने में सहायता करती है। यदि संज्ञान आप इस विकल्प को चुनते हो कि साहब ये जो युग्म है इसमें ये दोनों निर्मितवाद के प्रकार नहीं है, 1 मिनट के लिए समझिए, यदि ये दोनों निर्मितवाद के प्रकार नहीं है तो संज्ञानात्मक यहां है, ये विकल्प भी गलत होगा। सामाजिक निर्वाद इसमें है तो ये विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि जब ये इनमें से दोनों या एक कोई भी हो सकता है। यदि ये निर्मितवाद का प्रकार नहीं होता तो ये भी नहीं है साहब, क्योंकि संज्ञानात्मक यहां भी है, संज्ञानात्मक यहां भी है, दोनों सही आंसर होते।
यदि सामाजिक निर्मितवाद का प्रकार नहीं होता, यदि ये आंसर होता तो फिर ये भी आंसर होता। यदि रेडिकल निर्मितवाद का प्रकार नहीं होता तो आंसर ये भी होता, और रेडिकल निर्मितवाद इसमें है ये भी होता। इसका मतलब है कि इन तीन विकल्पों में से कोई भी एक यदि सामाजिक निर्मितवाद का प्रकार नहीं होता तो आंसर 2 होते। अब बचा केवल ये, बाकी आप मानते हो, कुछ पता नहीं है, आप लॉजिक देखिए कि ये इसमें दोनों में समान है। यदि संज्ञानात्मक निर्मितवाद का प्रकार नहीं है तो आंसर ये दोनों होते। समझिए इसको बहुत गौर से। यदि ये मुझे नहीं पता किस विषय में पूछा गया है, लेकिन इस प्रकार के सवाल यदि आपका दिमाग अलर्ट है और आपके दिमाग को इस बात के लिए ट्रेंड किया गया है कि मनोविज्ञान में भी लॉजिक लगाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले वाला हमने सवाल देखा था कि तर्क, नैतिकता जैसा कोई लिंक नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल को हल करने में आप तर्क का उपयोग तो कर ही सकते हैं ना। और ये रीजनिंग और तर्क का खेल है। और हमारी इस सरल मनोविज्ञान की पूरी सीरीज का एक मूल आत्मा यह है कि आपको इस बात के लिए कौशल पूर्ण किया जाए कि आप परीक्षा में यदि कोई सवाल बहुत कठिन आ गया है उसको भी आप किसी न किसी प्रकार से सरल बनाकर उत्तर तक पहुंच जाओ। और यदि आप केवल चीजों को रटने की प्रवृत्ति रखेंगे, ये मनोवृत्ति आपकी है कि नहीं नहीं गुरुजी हमने तो बस ये रट लिया है, निर्मितवाद के ये 3 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, और इस प्रकार का सवाल पूछते ही गई भैंस पानी में धैं। और यदि आप अलर्ट हैं, यदि आप सचेत हैं और आपने अपने मन मस्तिष्क को इसके लिए ट्रेंड किया है कि सवाल कैसा भी आए, कोई सा भी आए, मैं उस सवाल से जूझूंगा, मैं उस सवाल से लड़ूंगा, भिड़ूंगा, डटा रहूंगा, आधी मिनट, 1 मिनट, और सवाल का हल मिलता है तो निकालूंगा। अब बताइए ये सवाल रीजनिंग के माध्यम से हल हो सकता है या नहीं हो सकता? और कमेंट करके बताइए कि हमारे इस प्रकार की ये जो नवाचार हैं, ये बेसिकली नवाचार ही है कि मैं मनोविज्ञान के एक सवाल को लॉजिक के सहारे हल कर रहा हूं, और मैं आपको इसके लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने आप को इस रूप में मेरे साथ यात्रा में थोड़ा सा ट्रेंड कीजिए कि हां सर बात तो सही कह रहे हो कि यदि ये मनोविज्ञान का प्रकार नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, तो फिर आंसर तो ये दोनों हो गए। यदि निर्मितवाद का प्रकार ये नहीं है तो निर्मितवाद का प्रकार ये भी नहीं है, तो दोनों आंसर हो गए। यदि निर्मितवाद का प्रकार ये नहीं है तो निर्मितवाद का प्रकार ये भी नहीं है। बचा क्या? ये बचा। समझ पा रहे हैं आप? सरल मनोविज्ञान इस तरह से मनोविज्ञान को सरल करने की दिशा में धीरे धीरे नन्हे कदम आगे बढ़ा रहा है। आपको इस सवाल की व्याख्या कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। ये जो सूची मिलान वाले सवाल हैं, कूट मिलान वाले सवाल हैं, ये भी सरल होते हैं क्योंकि 1 या 2 आपको यदि 100% आ रहे हैं तो सवाल आप हल करने की स्थिति में होते हो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है साहब? स्किनर का। प्रबलन सिद्धांत किसका है? हल का। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है? पावलोव का। इसका मतलब है 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 4 और 2, सॉरी 4 तो ये वाला। सीधे सीधे सिद्धांत दिए हैं अधिगम के और सामने इनके प्रतिपादक दिए हैं। अब ये सवाल पढ़ने के बाद ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अधिगम के जो 15-20 सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या है, उनके प्रतिपादक क्या है, वो याद करने हैं। दूसरा ये भी आना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में सिद्धांतों के नाम नहीं है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये वे, लिखा हुआ है संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, व्यवहारिक और निर्मितवादी संज्ञानात्मक और व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत, इस रूप में लिखा गया है। तो व्यवहारवादी अनुगम सिद्धांत, तो कहने का मतलब उसमें कहां, ये किस में जाएगा, ये आपके दिमाग में जिज्ञासा होनी चाहिए। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल संवेग बताए हैं। मुझे जो संवेग सबसे शानदार लगता है वो है जिज्ञासा
और उसके बाद में जिसमें जिज्ञासा होगी ना उसमें आश्चर्य होगा। जिसमें भी जिज्ञासा है, जिज्ञासा की जैसे ही पूर्ति होगी आश्चर्य होगा, अरे ये ऐसा है। थोड़ा सा जिज्ञासु बनिए, अपने मन को, मस्तिष्क को थोड़ा सा जिज्ञासु बनाइए। सीधा सा सवाल है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। आप में से सभी विद्यार्थी इस अवस्था से बाहर निकल गए हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो 12वीं कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो और हमारी क्लास देख रहा हो, तो वो एक अपवाद स्वरूप है। जिसने भी बीएड कर लिया है वो किशोरावस्था से बाहर निकलकर अब एडल्टहुड में, प्रौढ़ावस्था में आ गया है। आप और मैं सभी प्रौढ़ावस्था के मानव हैं। किशोरावस्था की ये अवस्था है, तब तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था। और ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। और स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? एडोलसेंस, जिसमें ये बात कही है। कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पॉइंट, किशोरावस्था में सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक विकास और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। इसका मतलब है, सीधा पूछा है कि शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है। 4 शय हैं उसमें, सामाजिक, पहले शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। 5 प्रकार के विकास सिद्धांत हैं किशोर से संबंधित, किशोरावस्था से संबंधित। और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, इसके किसके? इन किशोरों के विकास के, अर्थात सामाजिक विकास के क्या शिक्षण अधिगम में निहितार्थ हैं? शारीरिक विकास के शिक्षण अधिगम में निहितार्थ कैसे हैं कि एक किशोर की जब शारीरिक विकास हो रहा होता है तो वो शारीरिक विकास किस प्रकार से सिखाने और सीखने में योगदान दे सकता है। किशोर का संवेगात्मक विकास हो रहा है, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, तो इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से सीखने और सिखाने के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से बाधक भी कभी कभी बन जाता है। किशोरों का नैतिक विकास और किशोरावस्था में जो नैतिक विकास हो रहा है वह नैतिक विकास किस प्रकार से सीखने और सिखाने से संबंधित है, ये आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पॉइंट है। यहां आपसे पूछा है कि किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास हो रहा है उसमें कौन कौन सहायता प्रदान करता है, अर्थात एक एडोलसेंस, अर्थात एक किशोर का सामाजिक विकास हो रहा है तो उसको कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं। क्या जाति, प्रजाति ये किशोरावस्था के सामाजिक विकास में सहायक होती है? नहीं होती है साहब, क्योंकि जाति व्यवस्था के बंधन बहुत जबरदस्त रूप से, गहरे रूप से हैं, जहां एक जाति और दूसरे जाति के प्रति वैमनस्य की भावना भी देखने को मिलती है। अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का निषेध होना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप केवल इसीलिए अछूत, अछूत अर्थात छूने योग्य नहीं है, उससे आप हाथ नहीं मिलाना चाहते हो, गले नहीं मिलना चाहते हो, उसके साथ बैठकर बातें नहीं करना चाहते हो, ये होता है आप किसी को अछूत की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो मूल अधिकार है वो कहता है कि अस्पृश्यता का निषेध, अर्थात अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। जहां अस्पृश्यता है वहां सामाजिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उन दो लोगों को मिलने ही नहीं दिया। भाषा की बाधाएं, मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले, मैं मान लीजिए सुजानगढ़ का रहने वाला हूं और मैं चला जाता हूं दक्षिण भारत के किसी केरल के दूरवर्ती क्षेत्र में जहां की भाषा अलग है। केरल में अलग भाषा बोली जा रही है, मैं तमिल क्षेत्र में चला गया, कन्नड़ क्षेत्र में चला गया, मैं यहाँ हिंदी जानता हूँ, कुछ मारवाड़ी जानता हूँ, इंग्लिश हल्की फुल्की जानता हूँ, लेकिन वहाँ वो कन्नड़ बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तो वो भाषाएं मेरे को समझ में नहीं आती। अर्थात भाषा की जो बाधा है वह सामाजिक विकास को बाधित करती है, लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, वह जो है एक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होती है। हमने क्लास 1 में एक सवाल देखा था जिसमें ये
कहा गया था कि समाज की अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिक विकास कहलाता है। आपको याद है या नहीं है, थोड़ा इस पर भी गौर किया कीजिए। ये जो हम क्लास ले रहे हैं, तो अभी तो ये तीसरी क्लास है, कक्षा आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम आपको प्रत्यक्ष तो देख पाते नहीं, आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपको समझ पाते हैं कि आपको हमारी ये कक्षा कैसी लग रही है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में पसीना आ रहा है, तो एक कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। जो भी आप इस कक्षा से सीख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे तो पढ़ के एक आत्मीय सुकून मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य आपके पाठ्यक्रम का चौथा पॉइंट, उसका अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन। यह परिभाषा है मानसिक स्वास्थ्य की लेडल की, और यह रिपीट सवाल है। इससे पहले भी स्कूल व्याख्याता की पहले की परीक्षा में यह पूछा गया है 2022 से पहले। कुछ कमेंट भी लेंगे आपके, जिन विद्यार्थियों ने वीडियो में हमारे जो सरल मनोविज्ञान के वीडियो 1 और वीडियो 2 में कमेंट किए हैं। निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। अधिगम के प्रमुख व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत, पाठ्यक्रम का तीसरा पॉइंट यूनिट 1 स्पष्ट उल्लेख है। अब यहां पूछा है कि निर्मितवाद का जो सिद्धांत है उसकी मान्यता क्या है। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मजात होता है। सही बात है साहब, निर्मितवाद यह मानता है कि ज्ञान को निर्मित किया जाता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। निर्मितवाद का यह मानना है कि अधिगम जो है ना वो सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अधिकतम अधिगम के लिए आपको सक्रिय होकर वीडियो देखना होगा, और साथ में कॉपी पेन पास में रखते हुए कोई भी नई बात ध्यान में आती है, कोई भी तथ्यात्मक बात ध्यान में आती है, आपको वीडियो में अवधारणात्मक बात कोई नई सुनने को मिलती है, आपको तत्काल लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी पेन में, और उसका रिवीजन बहुत आसानी से हो पाएगा। अधिगम एक खाली बर्तन के समान है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। गलत है साहब ये, और यही आंसर है। अधिगम करता खाली बर्तन नहीं है कि आप आया और उसमें ज्ञान को भर दिया। ये निर्मितवाद के सिद्धांत की मान्यता से साम्य नहीं रखता है, और आज हो यही रहा है बहुत हद तक, कि लग रहा है कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी है स्कूलों में कॉलेजों में ऐसा ही हो रहा है, वो खाली बर्तन की तरह शिक्षक आता है दड़ 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 उसमें ज्ञान भर दिया। ऐसा नहीं होता है साहब, उसका बर्तन पहले से ही मुद्दों पड़े है, मुद्दों समझोगे उल्टा, ठीक है ना, जैसे लोटा है, अब लोटे में कुछ जाए इसके लिए लोटा सीधा होना चाहिए ना, लेकिन कईया को लोटो तो यहाँ पड़े है। अब ज्ञान तो बेचारो ऊपर इन्होंने ढूंढ रहे, या कईया को तो मुद्दों पड़े है, गुरुजी ना मैं तो ज्ञान लिया ही को नहीं, मैं तो की सीखा ही को नहीं। तो अपने चक्षुओं को खोल के रखिए। और निर्मितवाद ये नहीं कहता कि ये खाली बर्तन है और उस बर्तन में कुछ डाल दिया भर दिया, ऐसा नहीं है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, ये भी मानना है निर्मितवाद का, तो ये भी सही है। सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सांवेगिक बुद्धि पाठ्यक्रम में है और शिक्षण अधिगम में उसके निहितार्थ। इसका मतलब है सांवेगिक बुद्धि के बारे में आपको पर्याप्त पढ़ना है, और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सांवेगिक बुद्धि किस प्रकार से सहयोगी भूमिका में है और क्या कुछ चुनौतियां हैं, इसको भी आपको समझना होगा। यहां पूछा है सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके कोई दोस्त की मार्कशीट में 70%, 80%, 90%, 95% अंक हैं, लेकिन मार्कशीट में तो वो बहुत होशियार है, लेकिन इमोशनली उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। तभी आप देखते हो कि बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी कुछ युवा या कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो सांवेगिक रूप से इंटेलिजेंट होगा
वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए सांवेगिक बुद्धि को इतना ज्यादा अंडरलाइन किया जा रहा है वर्तमान समय में। आपके पाठ्यक्रम में भी एक स्पेशल टॉपिक के रूप में रखा है। बुद्धि नहीं है, सांवेगिक बुद्धि आपके पाठ्यक्रम में है। सेकंड ग्रेड में बुद्धि है, क्योंकि वहां बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद 10वीं 11वीं कक्षा तक आते आते सांवेगिक बुद्धि का विकास एक विद्यार्थी में हो, एक शिक्षक विद्यार्थी में सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के लिए अपनी भूमिका निभाए। इसलिए किशोरावस्थाओं के लिए सांवेगिक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और किशोरावस्था तो वैसे भी तूफान की झंझावत की अवस्था है। स्वयं के संवेग और भावनाओं की समझ, हाँ साहब, ये सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह खुद के इमोशन को और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। आप में से कुछ विद्यार्थी ये अपने स्तर पर मूल्यांकन करें कि ये जो पहला कथन है, इस संदर्भ में आप कितने सांवेगिक रूप से बुद्धिमान हैं। स्वयं के संवेगों की प्रकृति अर्थात उसके जो इमोशन हैं, उसका नेचर कैसा है, वो संवेग सकारात्मक है या नकारात्मक है, उनकी प्रबलता अर्थात उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता कितनी है, तथा परिणामों का समुचित समझ कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, गुस्सा एक नकारात्मक संवेग है और इस गुस्से के कारण मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो उसका परिणाम क्या होगा। दिल्ली में जब हम आईएएस की तैयारी करते थे तो एक छोटा सा किस्सा हुआ कि एक लड़का और लड़की प्रेम में थे और उसने अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया। ठीक है, केवल देखा था नॉर्मल, और वहीं उस लड़के ने दूसरे लड़के को सुसाइड कर दिया और फिर उस लड़के को जेल हो गई, उम्र कैद हो गई। इसका मतलब है आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा और तत्काल आपने कोई कदम उठाया और उस कदम का परिणाम बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए सांवेगिक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह स्वयं के इमोशन के नेचर को समझता है और उसकी तीव्रता क्या है इसको भी समझता है और क्या परिणाम हो सकते हैं इसका भी उसको ज्ञान होता है। उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार जो है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाती है। अब मैं अपने स्तर पर बताता हूं, मेरी जितनी बुद्धि है, मैं मान लीजिए मेरे से किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मिलूं, उसके साथ संवाद करूं, बातचीत करूं, मुलाकात करूं, तो 2-3 विकल्प हो सकते हैं। एक तो कि मेरे अंदर इन्फीरियर आ जाए, इन्फीरियर फीलिंग आए, अरे यार इसकी तो देखो याददाश्त कितनी तेज है, इसकी तो देखो क्या क्या गजब मामला है, बुद्धि के स्तर पर कितना तीव्र सोच लेता है, वगैरह वगैरह। दूसरा मेरा ये भी बिहेव हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है कि मैं उससे क्या सीखूं, इतना तीव्र बुद्धि इसकी कैसे है, चीज़ें इसको इतनी याद कैसे रहती हैं, चीज़ों का विश्लेषण, चीज़ों को तर्कपूर्ण रखना, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण करना, ये कैसे कर पाता है। मैं उससे बातचीत के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान कुछ सीख पाऊं कि मैं जहां हूं उससे थोड़ा और बढ़ पाऊं, अपने आप को थोड़ा और परिष्कृत कर पाऊं, अपने आप को थोड़ा और संवर्धित कर पाऊं। ये भी तो मेरा रिस्पॉन्स हो सकता है एक उच्च बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने के दौरान। ये भी हो ही सकता है ना, मेरे में हीन भावना आ गई, अरे मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, इस तरीके से नहीं सोचता हूं। तो जो सांवेगिक रूप से सक्षम, सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसमें उच्च बुद्धिमान व्यक्ति को देखकर हीन भावना नहीं आती, वो उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो आंसर ये होगा, स्वयं से एवं अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने इमोशन का प्रेजेंटेशन करता है, अपने इमोशन को अभिव्यक्त करता है किसी दूसरे के साथ, तो उसकी अभिव्यक्ति पर, यहां अभिव्यक्ति का इंग्लिश वर्ड क्या है, एक्सप्रेशन, जब वो करता है तो कंट्रोल्ड होता है। ऐसा नहीं कि वह सुख में, खुशी में उछल कूद मचाने लग जाए
और ऐसा भी नहीं है कि दुख में फूट फूट कर रोने लग जाए। तो एक बैलेंस होता है उस सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के पास, जो अपने इमोशन को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करता है। तो यह भी सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। अब कितना प्यारा और लड्डू जैसा सवाल है। अब इस सवाल के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का भी आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, अपने व्यक्तित्व को भी परखिए कि इन आयामों पर आप कहाँ हैं, और आप जहां भी हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। यही आपके शिक्षा मनोविज्ञान को, इस टॉपिक को पढ़ने का एक निहितार्थ है। और मनोविज्ञान इस प्रकार से धीरे धीरे सरल होता जाएगा जब आप किसी भी टॉपिक को खुद के साथ कनेक्ट करेंगे, जब किसी भी टॉपिक को आपके आसपास जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, जो मानव हैं, उनके साथ जब आप अपने पाठ्यक्रम के टॉपिक को लिंक करेंगे तो आपको याद करना और समझना दोनों ही सरल हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नैतिक परिपक्वता से संबंधित, देखिए नैतिक परिपक्वता इंग्लिश क्या है यहां पर, मॉरल मैच्योरिटी, इससे संबंधित नहीं है। पूछा क्या है, नहीं है। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है ना, आप कहोगे सर नैतिकता तो शिक्षा मनोविज्ञान में आती नहीं है, फिर ये क्यों पूछा है। जो संवेगात्मक बुद्धि है उससे लिंक ये टॉपिक है, और मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे भी लिंक कहीं ना कहीं नैतिकता होती है। अब क्या है, परोपकारिता नैतिक परिपक्वता से संबंधित है, तार्किकता नैतिक परिपक्वता से संबंधित है, और नैतिक स्वतंत्रता भी नैतिक परिपक्वता से संबंधित है। लेकिन जड़ता, दृढ़ता, यह नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है रिजिडिटी। अब यहां देखिए, जड़ता का मतलब है आप रिजिड हैं, आप जैसा सोचते हैं, जैसा चीजों को समझते हैं उसको लेकर एकदम दृढ़ हैं, एकदम जड़ हैं, एकदम पत्थर भाटा हो रखे होते। देखो ना गुरुजी मैं तो ई बात ने ई तरीकों देखूं, दूसरे तरीकों तो देख ही कौन सकूं, ये आपकी जड़ता है। हमने एक बार और कहा था, साहस और धैर्य जो दो गुण हैं वो किससे संबंधित है, वहां दृढ़ता आई थी, लेकिन वहां दृढ़ता का जो अर्थ था वो था परसिवियरेंस, अर्थात आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप निरंतर प्रयास करते जाते हैं, उसको वहां दृढ़ता, और उसकी इंग्लिश की गई थी परसिवियरेंस। यहां दृढ़ता वो दृढ़ता नहीं है, यहां दृढ़ता का मतलब जड़ता है, रिजिड हैं आप, कठोर हैं, आप जैसा आज तक सोचते आए हैं वैसा ही सोच रहे हैं। अब आपने ये मनोविज्ञान की, सरल मनोविज्ञान की तीसरी कक्षा ले रहे हैं, आपने इससे पहले भी मनोविज्ञान के वीडियो कहीं ना कहीं अवश्य देखे होंगे, लेकिन सरल मनोविज्ञान की हमारी क्लास और आपने जो अन्य किसी मनोविज्ञान के शिक्षक से मनोविज्ञान को पढ़ा है उसकी क्लास में पर्याप्त अंतर है, बहुत सारा अंतर है। लेकिन वे विद्यार्थी जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं वो कहते हैं कि साहब हमने अमुक शिक्षक की, अमुक मैडम की क्लास ली, हम अब आपकी क्लास भी ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मनोविज्ञान किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है। और वो विद्यार्थी जो रिजिड है, नहीं गुरुजी मन तो बिया ही पढ़नु है जो को वो टीचर पढ़ावे थे तो थोड़ा अलग पढ़ा रहे हो, वो तो ना गलत है। अलग होना गलत नहीं है, ठीक है ना, अलग होना कतई गलत नहीं है, ये शिक्षण विधि है साहब, पढ़ाने का तरीका है। मैं इसी प्रकार से पढ़ाना मुझे रुचिकर लगता है, इसी प्रकार से पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और मैं पढ़ा रहा हूं, और इसी प्रकार से पढ़ाना मुझे आता है। जिस शिक्षक को जैसा पढ़ाना आता है वो वैसा ही पढ़ा रहा है। लेकिन एक अधिगमकर्ता होने के नाते और एक आप में एक मैच्योरिटी का यदि लेवल है तो आप दोनों, तीनों, चारों जितने भी शिक्षकों के वीडियो देखे हैं उनको देखकर फिर एक आप मूल्यांकन करोगे कि हाँ इस कक्षा में ये अच्छाई है, उस शिक्षक की कक्षा में ये अच्छाई है, उस शिक्षक की कक्षा में ये अच्छाई है, और जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको समझ में आ रहा है,
उससे आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए रिजिड कभी नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं नहीं ये शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है या ये शिक्षक सर्वश्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं है। अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। अब देखिए कौन सा हल है, पूछा है साहब, हल के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पूछा गया ना। ये निहितार्थ ही आपके पाठ्यक्रम में है और निहितार्थ का इंग्लिश है इंप्लीकेशंस, कि किस प्रकार से हल का जो अधिगम सिद्धांत है उसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्लार्क हल जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया। अधिगम में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण और अभ्यास के महत्व को इंगित करना, सही है बात। अधिगम में कृत्रिम प्रोत्साहन के धीरे धीरे विकास पर जोर देना, अधिगम में प्रणोद या चालक को प्रमुख बनाना, विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए केवल पुरस्कार व दंड ही पर्याप्त नहीं होता का कथन करना। अब ये जो 4 कथन है इनमें से जो ये है, ये जो है वो हल के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, जबकि हल का मानना है कि जो ड्राइव है, प्रणोदक या चालक है, वो अधिगम में प्रमुख बना रहा है। कृत्रिम प्रोत्साहन के विकास पर आप एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन दे रहे हो, उस पर भी बल दे रहे हो, ये भी हल का मानना है। और ये भी प्रशिक्षण और अभ्यास का महत्व दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जो लर्निंग प्रोसेस है उससे संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन है, लेखन एवं वार्तालाप है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा है, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति, नेचर पूछा है, कौन सी है? ये है साहब अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञान। आज की क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपके कमेंट भी देखेंगे। देखिए ये पाठ्यक्रम आपको याद हो जाना चाहिए 5-10 दिन के अंदर अंदर। जब आप 10 बार पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। हम फिलहाल केवल यूनिट 1 को देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य। किशोर अधिगमकर्ता के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक 4 सह हैं। और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं इन सब क्षेत्रों की, और शिक्षण अधिगम के लिए इसका क्या निहितार्थ है, इंप्लीकेशन से। देखिए यहां शब्द है निहितार्थ। फिर अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी सिद्धांत। अब इसमें भी निर्मितवाद में किस किस का आएगा, संज्ञानात्मक में किसका आएगा, व्यवहारिक में किसका आएगा, ये सवाल था स्थानडाइक वाला व्यवहारवादी। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। किसके निहितार्थ? इन अधिगम सिद्धांतों के निहितार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। फिर मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा और समायोजन की युक्तियां जो है ना, प्रक्षेपण, प्रतिक्रमण, युक्तिकरण, ये सारी इसमें। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। आप देखोगे निहितार्थ शब्द का 3 बार उपयोग हुआ है 5 टॉपिक में। ये आपका यूनिट 1 है और इसी यूनिट 1 से संबंधित ये क्लास 3 नंबर की थी। अगली क्लास जो है वो मंगलवार 18 अप्रैल को शाम को 5 बजे अपलोड होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम को 5 बजे आपके लिए सरल मनोविज्ञान की जो कक्षाएं हैं वो लेके आए। अब लेते हैं आपके कुछ सवाल। अशोक जी का सवाल है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी क्लास हेल्पफुल है। सर जी आप अपने अकॉर्डिंग मांगनाएं के कौन, हाँ इन्होंने ये कहा है कि मैंने पूछा था कि क्लास की जो समय अवधि है, ड्यूरेशन है, उसको कम किया जाए या नहीं, तो इनका कहना था कि सर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारा सरल मनोविज्ञान की जो ये थीम है ये अच्छी लग रही है। अगला क्वेश्चन है कुलदीप जी का, सर फर्स्ट ग्रेड के लिए शैक्षिक प्रबंधन की क्लासेज कब स्टार्ट करोगे, प्लीज बताएं।
तो शैक्षिक प्रबंधन की जो कक्षाएं हैं वो मई माह में शुरू होंगी। फिलहाल शैक्षिक प्रबंधन के नोट्स बन रहे हैं, फिर वो टाइप होंगे। साथ में शैक्षिक प्रबंधन की टेस्ट सीरीज भी बना रहा हूं, तो समय लगता है। अब सरल मनोविज्ञान की 3 कक्षाएं हर सप्ताह अपलोड होती हैं। संडे को सारथी का वीडियो और जो है EORO के लिए भी हमने जो क्लास शुरू की है, तो आप देख सकते हो कि कितना जो है कार्य किया जा रहा है। फिर भी युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। फिर उधर टेस्ट सीरीज है, सुजस वाली टेस्ट सीरीज, आर्थिक समीक्षा वाली, सुजस बुलेटिन की टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए समय थोड़ा लगेगा। हरीश जी का सवाल है, करंट की क्लास लाएं सर। EORO के लिए 2-4 वीडियो जो हैं वो करंट के अपलोड होंगे, और स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज के लिए भी कार्य चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। पारिक जी का सवाल है, सर सुजानगढ़ में आपकी कोचिंग कहाँ है, प्लीज बताना। सुजानगढ़ में मैं फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ किसी भी कोचिंग में, न अन्य किसी शहर में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। यहीं आपको क्लासेस मिलेंगी। समय मिल ही नहीं पाता है, टेस्ट सीरीज में बहुत सारा समय लगता है, फिर ये वीडियो क्लासेज में। तो मैं सुजानगढ़ में कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ। संतोष जी का सवाल है, थैंक यू सर, अब कुछ समझ आने लगा है। इसका मतलब है मनोविज्ञान धीरे धीरे सरल बन रहा है। और कोई सवाल कमेंट है क्या? हाँ, और देखते हैं। हिना बानोका जी का सवाल है, नाइस क्लास सर, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन गिव मी ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्वेश्चंस। बहुत अच्छा मैसेज किया है इन्होंने कि सर आप जिस प्रकार से पढ़ाते हो वो हमें सवालों को नए दृष्टिकोण से समझने में हेल्प कर रहा है। यही मेरा उद्देश्य है कि आप किसी भी सवाल को साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकली तरीके से समझें और फिर सही विकल्प का चयन करें। अभी तो 3 कक्षाएं अपलोड हुई हैं। जब ये कक्षाएं 10-15 अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद आपकी समझ सवालों को देखने में, आपकी समझ सवालों को समझने में और आपकी समझ सही विकल्प को चुनने में निश्चित रूप से परिष्कृत होगी, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है। वीना जी का सवाल है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, इस पर वीडियो प्लीज। बहुत गहरा सवाल है कि आजकल एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट की पर्याप्तता है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और विद्यार्थी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के रूप में जुड़ा रहता है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें कि मॉक टेस्ट में जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो किस प्रकार से है। और मॉक टेस्ट के सवाल देखो, हम यश गुरु ऐप पर जो टेस्ट अपलोड करते हैं उनके सवालों की गुणवत्ता या कठिनाई या सरलता के स्तर को तो बता सकते हैं। बाकी किसी एप्लीकेशन पर कोई टेस्ट अपलोड हुआ है तो उसकी तो हम कैसे बता पाएंगे। और जहां तक बात है कि साहब मॉक टेस्ट में हमारा जो एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हुआ है उसको कैसे हम मेजरमेंट करें, कैसे उसका विश्लेषण करें, तो कभी सारथी की जो क्लास अपलोड होती है संडे को, उसमें हम इस पॉइंट को लेंगे। मुझे लगता है इतना ही था आज का मैटर। और अगली ये जो क्लास है सरल मनोविज्ञान की 4थी क्लास मंगलवार 18 अप्रैल को शाम को 5 बजे आपके लिए अपलोड होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे अक्सर इंतजार रहता है। क्लास पर आपकी प्रतिक्रियाएं आप जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम आपको समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।